हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है करंट अफेयर्स वीडियो में। तो आज के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अरब सागर में जो तूफान बना है बिपरजॉय चक्रवाती तूफान है, तो उसका नाम किसने रखा, तूफान कैसे बनते हैं और मानसून पर क्या असर होने वाला है, इंपॉर्टेंट बात, इस पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, कौन है। भारत, फ्रांस और यूएई इन सब ने मिलकर एक साथ पहली बार एक साथ मिलकर समुद्री अभ्यास किया, तो इसका मायने क्या है, कहाँ पर यह अभ्यास हुआ है, ये भी जानेंगे। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए प्लान लेकर आई है और 4G 9 साल बाद, मतलब इंडिया में 4G लॉन्च हुआ उसके 9 साल बाद अब बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम मिला है, तो हालत ये है, इस पर चर्चा करेंगे। अग्नि प्राइम मिसाइल एक इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षण हुआ है, क्या खासियत है ये भी बताएंगे आपको। न्यूयॉर्क जो है ना, दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर हो गया है, आखिर क्यों, क्या वजह हुई है, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। और भी कई टॉपिक हैं, सब पर चर्चा होगी दोस्तों, तो शुरू करते हैं और एक लाइक बनता है। पहला क्वेश्चन होगा, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क जून 2023 में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर रिकॉर्ड किया गया, तो ऐसा किस वजह से हुआ, क्या वजहें थी, तो आंसर होगा कनाडा के जंगल में लगी आग की वजह से। ये खबर पूरी दुनिया में छाई हुई है और भारत में भी इंडियन एक्सप्रेस में देख रहे हैं, द हिंदू और तमाम अखबारों में इसकी खबर है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर जो ना, उसका वायु गुणवत्ता सूचकांक दुनिया में सबसे ख़राब है। वजह वही है, कनाडा में जो जंगल में लगी है आग, उसकी वजह से। एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ अलग अलग टाइम में, जैसे ये 12:30, 1 बजे दोपहर का, 1:15 बजे, 1:30 बजे, देख रहे हैं आप किस तरीके से धुंधली तस्वीर होती जा रही है। पहले पीला, फिर लाल जैसा जो कलर है वो दिख रहा है हवा का। हवा में इतनी धूल है, इतने धुएं हैं कि इतनी धुंध छाई हुई है, दिन की बात हो रही है। ठीक है, 7 और 8 जून को यहाँ का जो एयर पोल्यूशन है वो दुनिया में सबसे ख़तरनाक स्तर पर रहा है। न्यूयॉर्क सिटी जो कि काफ़ी चहल पहल और आर्थिक रूप से काफ़ी एक्टिविटी वाला एक शहर है दुनिया का, और वहाँ कुछ ऐसा होता है तो चर्चा काफ़ी होती है। और यहाँ का पर जो हवाई जहाज़ का संचालन है उसमें भी भारी समस्या आ रही है। ठीक है, तो एक बार मैप के थ्रू भी दिखाते हैं आपको। प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ, अमेरिका और कनाडा की ओर। तो इधर उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है और दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये रहा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है कनाडा। ठीक है, तो कनाडा के जंगलों में आग लगी है, कहाँ कहाँ, इस जगह आग लगी है जंगलों में, इस जगह आग लगी है जंगलों में। तो हुआ क्या है कि धुआं जो है ना वो अमेरिका के इस इलाके में फैला है और न्यूयॉर्क में बहुत ख़राब स्थिति में धुएं का प्रवाह हुआ है यहाँ पर, और उसकी वजह से न्यूयॉर्क पूरा धुंध में एकदम गायब सा हो गया। मतलब वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो सब दिखनी अब धुंधली हो गई हैं। ये इस तरीके से, ये तो 7 तारीख का ये वीडियो है जो अलग अलग कलर में देख रहे हैं आप, ये जो तमाम बिल्डिंग्स हैं उसका नज़ारा ये रहा। ठीक है, मतलब दिल्ली का पॉल्यूशन माना जाता था काफ़ी है, हालांकि दुनिया में दिल्ली सबसे ख़राब पॉल्यूशन की स्थिति नहीं थी, लेकिन दिल्ली से भी ख़राब यहाँ की देखी जा रही है। मतलब ख़राब तो इतनी है कि आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे, जो बिल्डिंग है वो बहुत धुंधले तरीके से। और यहाँ न्यूयॉर्क सिटी की बात हो रही थी, अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट शहर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा है, आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, तो मौसम विभाग ने इसके बारे में बताया है कि ये वेरी सीवियर है, मतलब काफ़ी गंभीर है बिपरजॉय चक्रवाती तूफान साइक्लोन। और हालांकि एक बात ये है कि ये जो भारतीय तट है उससे दूर रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब जितनी गंभीर स्थिति है यहाँ पर, यानी इस तूफ़ान की जितनी गंभीरता है, वो असर भारत पे उतना नहीं होगा। वजह सिर्फ यही है कि ये तट से काफ़ी दूर है, लेकिन इसके बावजूद लक्षद्वीप, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सब इलाकों में तकरीबन, यानी इस इलाके में 5 दिन तक तेज़ बारिश, तेज़ हवा, इस सब की स्थिति हो सकती है। ओके, हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, तो वहाँ तैयारी तटीय इलाकों में शुरू कर दी गई है, एनडीआरएफ वगैरह तैनात कर दिया गया है।
अब सवाल ये है कि इस चक्रवात का असर मानसून पर क्या पड़ेगा। आपको पता होगा कि मानसून जो है ना वो केरल में प्रवेश कर चुका है और ये मानसून धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। और भारत में मानसून बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी कृषि के लिए, हमारे वातावरण के लिए, ठीक है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चक्रवाती तूफान है वो यहाँ से शुरू हुआ और अभी यहाँ पहुँचा है। वर्तमान में जो स्थिति है, सुबह के 7 बज रहे हैं अभी 10 जून को, तो उस वक्त ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये बढ़ के इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ समाप्त हो जाएगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो चूँकि टक्कर नहीं होने वाली है अभी तक जैसा बताया जा रहा है उसके मुताबिक, तो ऐसे में बहुत असर तो नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। जैसा कि इधर हम लोग देखते हैं टक्कर जब होती है तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, ओके। तो लेकिन इससे मानसून पर हल्का फुल्का असर होगा। अगर टक्कर यहाँ हो जाती ना इस तरफ या इस तरफ, तो ऐसे में क्या होता कि मानसून जो है उसकी चाल बिगड़ सकती थी। लेकिन अभी अच्छी बात है कि मानसून पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात, द हिंदू ने, जो भी मैंने बताया, द हिंदू ने इस पर अच्छे खासा एक आर्टिकल भी प्रकाशित किया है। अब सवाल ये है कि हिंद महासागर में तूफान के नाम कैसे तय होते हैं। हिंद महासागर में तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, 13 देश जो है ना मिलकर चक्रवाती तूफान के नाम तय करते हैं। 13 देश कौन कौन से, यहाँ से लेकर और आप यहाँ इतने देश की बात करें आप, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन, ये सब शामिल है। यहाँ तक भी, ठीक है, ये मालदीव वगैरह भी। तो होता ये है कि जैसे ही चक्रवात उठते हैं ना, तो इन देशों के किसी भी हिस्से में पहुँचते हैं तो एक लिस्ट बनी रहती है पहले से, उसमें चक्रवात के नाम लिखे रहते हैं। सब देशों ने अपने अपने नाम दिए होते हैं अपने अपने पसंद से, और फिर एक एक करके उन सब के नाम रख दिए जाते हैं जब भी चक्रवात आता है तो। और ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ये संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में ये बनी हुई है व्यवस्था, ओके। अब सवाल हो सकता है कि चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, होता ही है कि जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो चक्रवाती तूफान उठते हैं। सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनते हैं। इसके लिए मूलतः ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, या कहें जब समुद्र गर्म होना शुरू होता है, तो उसकी गर्मी से हवा ऊपर उठती है और वैक्यूम जैसा क्रिएट होता है इस जगह पर, और इस क्षेत्र को भरने के लिए आसपास से हवाएं जो हैं उस तरफ दौड़ती हैं। और जब कम दबाव का क्षेत्र है, हवा आई और ये हवा ठंडा होने के लिए ऊपर उठती है। आपको पता है कि गर्म हवा जो है ना वो ऊपर उठती है और फिर वो ठंडी होती है और ये सेंटर पे, आई पे, फिर नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये चक्र, चूँकि समुद्र विशाल होते हैं इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है और हम लोग देखते हैं कि ये चक्रवात हो रहा है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इस तरफ से हवा आ रही है, इस तरफ से हवा आ रही है, ओके। और ये सब हवा यहाँ पर चक्रवात का क्रिएट हो रही है और यहाँ हवा ऊपर उठ रही है और फिर ठंडी होकर नीचे केंद्र की ओर जा रही है और इसकी वजह से तूफान बन रहा है, इसलिए विशाल तूफान बन जा रहा है, ओके। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ओके। और अगर हम बात करेंगे कि अलग अलग जगहों पर दुनिया में क्या क्या नाम जाना जाता है साइक्लोन को, तो कैरिबियन सी की में हरिकेन कहा जाता है। कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, अगर पढ़ते होंगे तो, कि फलानी जगह हरिकेन आया था। चाइना सी में टाइफून कहा जाता है, ठीक है। हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं हम लोग। तो ये साइक्लोन आया, हम लोग साइक्लोन बिपरजॉय कहेंगे, ओके। अगर यही तूफान इधर चाइना सी की ओर आया होता तो वहाँ कहा जाता टाइफून बिपरजॉय, ओके। तो ये हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। जापान में टाइफू कहा जाता है। जापान के आसपास अगर ये है, इधर जापान, ठीक है, इस तरफ के आसपास अगर आएगा तो टाइफू, ओके। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर विलीज कहते हैं। फिलीपींस में बागुइयो कहते हैं और अमेरिका में अगर आता है तो हरिकेन या टॉर्नेडो कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ,
ये थोड़ा लंबा हो सकता है एक एक क्वेश्चन पे टाइम, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उस कंसेप्ट क्लियर हुआ मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टकराएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये बार बार भी कहता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा अक्सर टकराते हैं सेम क्वेश्चन ऐसे ही, लेकिन हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन अंदर से आए। तो अंदर से जब आते हैं क्वेश्चन, तो जो अंदर की बातें हैं वो सब समझना जरूरी है, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन में इस बार शानदार हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं अग्नि प्राइम पर। उससे पहले बताऊं कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है इस डिस्क्रिप्शन में। और ये जो पीडीएफ है ना, कई तरीके के हैं, जैसे वन लाइनर भी है, क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा एक पीडीएफ है जिसमें एमसीक्यू है ओनली, वो भी देख सकते हैं आप। और एक है जिसमें एमसीक्यू विद नोट्स है, डिटेल जैसे मैं बता रहा हूँ वो सब। तो ये पीडीएफ कई तरह के हैं, डेली है, वीकली है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ताकि आप पूरी ढंग से तैयारी कर सकें करंट अफेयर्स की। ओके। और साथ में मॉक टेस्ट भी है मेंबरशिप प्लान के तहत। तो इतने तरह के मॉक टेस्ट है तो वो भी दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में कैसी तैयारी चल रही है वो आप समझ सकें, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना, बहुत मामूली सी रकम है मेंबरशिप की। ओके, अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है। अगला क्वेश्चन, अग्नि प्राइम मिसाइल का रात में पहली बार सफल परीक्षण किया गया है 7 जून को। तो कहाँ पर किया गया? आंसर का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में। ओके, तो ये कहाँ पर है ये द्वीप? तो ये द्वीप है भद्रक जिले में, उड़ीसा के, ठीक है। तो किसने ये परीक्षण किया है? और ये परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, इन दोनों ने मिलकर किया है। कब? 7 जून 2023 की रात को, ठीक है, अंधेरी रात में। ये आप देख रहे हैं ब्लैक सा दिख रहा होगा क्योंकि रात का सीन है। और यहाँ पर ये अग्नि प्राइम, अग्नि पी भी कहते हैं इसको। और ये पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, यानी रात में इस मिसाइल को पहली बार परीक्षण किया गया था, इस मिसाइल का, जो सफल रहा है। और निगरानी कौन कर रहे थे? तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, नाम ध्यान रखना है, तो उन्हीं की निगरानी में ये हुआ था। उन्होंने काफ़ी सराहना की है। तो किस तरह की खूबियां हैं इस अग्नि प्राइम की? तो लंबाई 34.5 फीट है, वजन 11,000 किलोग्राम है, काफ़ी वजनदार है। रेंज है 2000 किलोमीटर। ये 2000 किलोमीटर तक की किसी भी लक्ष्य को ये मिसाइल टारगेट कर सकता है, भेज सकता है उसको। और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला विस्फोटक, थर्मोबेरिक या परमाणु हथियार है, वो भी ले जा सकता है। 1500 से 3000 किलोग्राम वजन के हथियार एक से ज़्यादा उसमें लगाए जा सकते हैं और भेजे जा सकते हैं। ये 2 स्टेज वाला रॉकेट मोटर्स पर चलने वाले ये मिसाइल है, और कनस्तर कृत मिसाइल है, यानी कनस्तर में होता है और फिर निकलता है और लॉन्च होता है। अब सवाल है कि क्या फ़ायदा होगा? तो इससे देश की जो सैन्य ताकत है वो बढ़ जाएगी। और ये मिसाइल अग्नि सीरीज की आधुनिक, घातक और सटीक है, मध्यम रेंज की परमाणु संपन्न मिसाइल है। इम्पॉर्टेंट है, पड़ोसी चीन है, पाकिस्तान है, इन सब को देखते हुए ये एक हमें ज़रूरत थी कि अग्नि प्राइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो मिसाइल है वो हमारे पास हो, ठीक है। तो और इसको जो MEML जो टेट्रा ट्रांसपोर्ट लॉन्चर है उससे दागा जा सकता है, ठीक है। और ये पिछले वर्जन से, यानी अग्नि 1, अग्नि 2, उन सब से हल्का है। तो अब देख लेते हैं जो और भी अग्नि मिसाइल हैं उन सब कौन कौन से हैं और क्या उसके इम्पोर्टेंस है उसका। तो अग्नि 1 है वो 700 to 800 किलोमीटर उसकी रेंज है। अग्नि 2 है 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज है। और उससे बेहतर बनाया गया है ये अग्नि प्राइम, जो कि उससे हल्का है और ज़्यादा सटीक मारक क्षमता है इसमें, ठीक है। अग्नि 3 ये 2500 किलोमीटर से अधिक वार कर सकती है दूर तक। अग्नि 4 है, इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर से अधिक। और अग्नि 5 है, अग्नि श्रृंखला की एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM कहेंगे इसकी, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। तो ये सब मध्यम रेंज की मिसाइल हो गई। और ये जो है ना वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में इस बार पूछा गया था। क्या पूछा गया था? उसमें बताना था कि सही है या गलत है। क्या कहा था?
बोला था कि अग्नि 5 जो है वो मीडियम रेंज की मिसाइल है। और दूसरा क्या पूछा था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जो कि दोनों बात गलत थी। ओके, यहाँ क्या है, अग्नि 5 है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, और जो ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये है बैलिस्टिक मिसाइल, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये सब वो। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये सब जो जाना आपने। अब सवाल है कि ये अब्दुल कलाम द्वीप है वो कहाँ पर है और क्या ख़ास है, उस द्वीप के बारे में समझ लेते हैं। तो मैप के थ्रू समझते हैं। प्यारा भारत देख रहे हैं आप, और उड़ीसा ये रहा, और यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हैं, ये जो लोकेशन दिख रहा है वहीं पर है क्या, वो है अब्दुल कलाम द्वीप। ये जो मैप में आप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम पहले व्हीलर आइलैंड था। ठीक है, और उड़ीसा के भद्रक जिले में है स्थित, और भुवनेश्वर जो है ना उड़ीसा की राजधानी, वहाँ से करीब 150 किलोमीटर पूर्व में है। और 2015 को 4 सितंबर 2015 को दिवंगत भारतीय जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको सम्मान देने के लिए इस द्वीप का नाम बदला गया था। ठीक है, और ये जो मिसाइल की टेस्टिंग की गई है, इस मिसाइल की जो टेस्टिंग की गई है अग्नि प्राइम की, तो दो ने किया है मिलकर। कौन कौन से, किस किस ने, तो एक किया है DRDO और दूसरा किया है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने। तो DRDO का गठन हुआ था 1958 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं समीर V कामत। ठीक है, और यहाँ पर बात आपको ये भी समझनी होगी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, इसका गठन हुआ था 4 जनवरी 2003 को, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसी के द्वारा। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उस सब का एक संयुक्त कमांड है। और ये इसको कभी कभी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को। और ये भारत के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है NCA, उसका हिस्सा है। और ये देश के नॉन स्ट्रेटजिक और स्ट्रेटजिक जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके भंडार को, प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के लिए जिम्मेदार है। जितने भी परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें हैं, जैसे ये भी परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है अग्नि प्राइम, तो इस वजह से स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में ये किया गया है। ओके, और इस मिसाइल को किसने बनाया, तो DRDO ने। इंपॉर्टेंट बातें आपने जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है, यानी एक्रेडिटेशन, मतलब मान्यता समझ लीजिए आप। आंसर होगा 9 जून को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है, एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। प्रत्यायन वैश्विक व्यापार के भविष्य का समर्थन करना। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्यायन वैश्विक व्यापार के भविष्य का समर्थन करना। ठीक है, तो ये दिवस जो है ना वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम के द्वारा जो संयुक्त प्रयास किया गया, तो उसकी वजह से। एक्रेडिटेशन क्या है, मतलब प्रत्यायन एक्चुअल हिंदी में अर्थ हुआ, बड़ा कठिन हिंदी में आपको लग रहा हो कि प्रत्यायन क्या है, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, मान्यता। जिसे एकेडमिक क्षेत्र में अगर बात होती है एक्रेडिटेशन की, तो है NAC। तो उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा जो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनको A+, A, B, B+, C इस तरह की कैटेगरी में एक्रेडिटेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसी को आप समझ लें। तो इसमें क्या है, यहाँ उपभोक्ता, व्यवसाय, नियामक, एक तरह से अगर एक्रेडिटेशन है तो ये पता चलता है कि हाँ ये बेहतर चीज़ें हैं, ये बेहतर उत्पाद है, ये बेहतर सेवाएं हैं, ये चीज़ें। ओके, एक्रेडिटेशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में BSNL को 4G और 5G स्पेक्ट्रम व अन्य खर्च के लिए कितने रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। आंसर का इसका 89,047 करोड़ रुपए। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। तो देखिए, देश में 4G की शुरुआत कब हुई थी, 2014 में हो गई थी, और 9 साल बाद अब केंद्र सरकार ने BSNL को स्पेक्ट्रम देने की घोषणा की है। तो BSNL बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा। 9 साल तक जब BSNL की धूम रही है, तो उस समय BSNL को स्पेक्ट्रम नहीं मिला, 4G आज तक चालू नहीं हुआ, तो कोई कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी। ठीक है,
तो BSNL में अब सरकार ने कहा कि हम जान फूंकने जा रहे हैं और इसके लिए 89,047 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे रहे हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो 4G और 5G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के लिए है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये केंद्र सरकार की ओर से ये पोस्टर बनाया हुआ है और इसी में जो डिटेल दिया हुआ है कि कितनी रकम किस चीज़ के लिए। तो 4G अब शुरू हो रहा है BSNL में। भारत में 4G लॉन्च होने के 9 साल बाद ये स्थिति है सरकारी कंपनी की। ठीक है, और यही सब वजह हैं जिसकी वजह से BSNL जो है बर्बादी की ओर हम लोग देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनी के जो फ़ोन है या फिर मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट, वो सब ले रखा है, क्योंकि BSNL की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। तो अभी सरकार ने सोचा कि हम इसको रिवाइव करें और उसके लिए प्लान लेकर आई है। लेकिन इसमें ना केवल एक्चुअल में उसको मिल रहा है 5,031.89 करोड़ रुपए। बाकी जो हिस्सा है ना वो स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस फ़ी होता है, तो चूँकि सरकारी कंपनी है तो इसको जो स्पेक्ट्रम दिया जाएगा सरकारी कंपनी होने के नाते, तो एक तरह से मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन उसकी कीमत सरकार ने ये लगाई हुई है जितनी प्राइवेट कंपनी को दिया गया उसी तरीके से। तो ये जो रकम है आप देख रहे हैं अलग अलग 700 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़, 26 गीगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, तो उसी की ये सब कीमत बजटरी सरप्लस ये दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो ये है। और बाकी जो एक्चुअल में उसको पैसे मिल रहे हैं हाथ में मिसलेनियस जो खर्च के लिए, वो 531.89 करोड़ रुपए हैं। तो टोटल इस तरीके से हो जाता है 89,047 करोड़ रुपए उसको रिवाइवल के लिए दिया गया है। ये इस तरह का पैकेज होगा। ओके, हालांकि केंद्र सरकार को इस पर BSNL पर बहुत भरोसा है। टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने कहा कि BSNL जो पिछला 2 राहत पैकेज दिया गया था, ये तीसरा राहत पैकेज है। ठीक है, तो उससे इसके परिचालन जो है वो लाभ में आ गई है, यानी प्रॉफिट में ये कंपनी आ गई है। और तीसरे पैकेज जो दिया गया है उससे क्या होगा कि अगले 3 साल में ये कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो BSNL पर अभी लगभग 22,200 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो अगले 2 साल में ये कर्ज जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। ओके, तो BSNL की बात हो रही है। फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रवीण कुमार पुरवार। चलें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो उसके 78th प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं अध्यक्ष? आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। तो न्यूज़ आप देख रहे हैं और उनका फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ। ये रहे डेनिस फ्रांसिस। वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैको एक देश है, तो वहीं के हैं। उसके एक अनुभवी डिप्लोमेट हैं। तो अभी जून 2023 में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इलेक्शन हुआ और उसी के दौरान इनको चुना गया है। तो वो 78th जो सेशन होगा UNGA का, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, तो उसका नेतृत्व और संचालन करेंगे बतौर महासभा अध्यक्ष के तौर पर। और इनका कार्यकाल ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जलवायु पर उथल पुथल देखने को मिल रही है, गरीबी दुनिया भर में बढ़ रही है, आर्थिक तौर पर जो मंदी देखने को मिल रही है दुनिया के बहुत सारे देशों में, भारत में तो नहीं है। ओके, तो ये होगी। अच्छा, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे 77वें सत्र के? तो थे कसाबा क्रोसी थे। ओके, तो आप में से कई सारे लोग जानते होंगे UNGA के बारे में, नहीं जानते एक बार बता देता हूँ। देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, वो फाउंडिंग चार्टर के अनुसार चलता है और उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? यूनाइटेड नेशंस इन सब से मिलकर बनता है। ओके, एक है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसके प्रेसिडेंट अभी चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। ठीक है। दूसरा होता है UN सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो बहुत ही पावरफुल होता है। पांचवा है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और छठा है UN ट्रस्टशिप काउंसिल। ठीक है।
तो इस तरीके से ये 6 जो हैं उन सब मिलकर ये बनते हैं यूनाइटेड नेशंस। ओके, और ये तो मेन ऑर्गन्स है, बाकी जैसे WHO है, IMF है, यूनेस्को है, ILO है, ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो किसी न किसी की अंग है, किसी न किसी का। ठीक है, तो UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में, उसी न्यूयॉर्क में जहाँ पर जो शहर इस वक्त दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। ठीक है, और UNGA जो है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो प्रोग्राम देख रहे हैं ऐसी असेंबली होती है, तो वो यूनाइटेड नेशंस का मुख्य नीति निर्माता अंग है और ये सभी सदस्यों देशों से मिलकर बना होता है। सभी का वोट एक समान होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। और यहाँ पर यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हर साल सितंबर से दिसंबर तक नियमित सत्र की मीटिंग होती है। और अगर सुरक्षा परिषद या फिर जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जैसे एंटोनियो गुटेरेस हैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी, तो उनके विशेष अनुरोध पर कहने पर ये सत्र बुलाया जा सकता है और कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जैसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना। ओके, यानी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की जो नियुक्ति होती है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यही करता है, यही वोटिंग के जरिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो 10 मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, तो 5 तो हो गए परमानेंट और बाकी 10 हैं, उसका जो इलेक्शन होता है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में होता है। जो यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है उसको मंजूरी देना ये काम होता है। ठीक है, तो ये जो चुने गए हैं वो डेनिस फ्रांसिस, यो किस देश के हैं? कैरेबियन देश है, त्रिनिदाद और टोबैको। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं तो मैप के थ्रू समझ में आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारा भारत रहा अपना, ये है प्यारा भारत। और अब चलते हैं कहाँ पर? कैरेबियन देशों की ओर। ठीक है, तो ये तो उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ वाला जो इलाका देख रहे हैं ना, ये कैरेबियन देश कहा जाता है। तो उसी में ये है वेनेजुएला के पास त्रिनिदाद एंड टोबैको, ये वाला हिस्सा। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टीन कंगालू उनका नाम है। प्रेसिडेंट का क्या नाम है? क्रिस्टीन कंगालू। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है कीथ राउली, आबादी 14 लाख के आसपास है और मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैको डॉलर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य वर्ष 2024 से 25 के लिए कौन चुने गए हैं? नॉन परमानेंट मेंबर। आंसर का उपरोक्त सभी, तो ये 5 देश जो है ना वो चुन लिए गए हैं। ओके, तो ये कौन कौन है? कोरिया गणराज्य या कहें साउथ कोरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, अल्जीरिया और स्लोवेनिया। तो ये सब चुन लिए गए हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, देखिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और एक 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और USA, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, पहले भी मैंने बताया था। और वो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग तय किए जाते हैं, चुनाव किया जाता है। जैसे अफ्रीकी जो क्षेत्र है वहाँ से 3, एशिया प्रशांत से 2, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन समूह से 2, पूर्वी यूरोप से 1 और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य से 2। तो इस तरीके से 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और हर साल 5 सदस्यों का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। तो अभी जो इलेक्शन हुआ है वो 5 सदस्यों का हुआ है और 2024-25 के लिए नहीं, 2 साल के कार्यकाल के लिए किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा की शहादत का दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 जून को। ठीक है, 9 जून को मनाया जाता है और 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी और 2023 में उनकी 123वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे और कई सारे राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उन सब के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है।
ओके, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव, झारखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, उनकी नौसेनाओं ने पहली बार एक साथ किस जगह पर संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? आंसर होगा ओमान की खाड़ी। ठीक है, ये पीआईबी का प्रेस नोट भी देख रहे हैं आप। ओमान की खाड़ी में ये हुआ है नेवल एक्सरसाइज, और इन तीनों देशों ने ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। ओके, हिस्ट्री बनाया है, सक्सेसफुल कंप्लीट फर्स्ट एवर ट्राईलैटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन 3 कंट्रीज़। कब हुआ ये? तो 7 और 8 जून को ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी कहाँ पर है? एक बार मैप में दिखा देता हूँ, माया समझ में आ जाएगा। प्यारा भारत है अपना, और इधर वाला जो देश है ये सब मिडिल ईस्ट का ये, या वेस्ट एशिया कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहीं पर है ओमान की खाड़ी, ये देश है ओमान। ठीक है, और यहाँ से इतनी जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये ओमान की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये। ठीक है, इधर पर्शियन गल्फ हो जाता है। ओके, ये अरेबियन सी हो जाता है, तो ये है खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ये UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स के मौसम विज्ञानी हैं। ठीक है, 2023 से 2027 तक के यानी 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन चुनी गई है? उनका नाम है सेलेस्टे सोलो, अर्जेंटीना की हैं वो। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। और हाँ, कल है संडे को वीकली करंट अफेयर्स आता है। डेली करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे आता है। ठीक है, तो कल वाला वीडियो जो है ना, उसमें पूरे एक सप्ताह की समीक्षा देंगे, देखना मत भूलना कल। बाय।